बेटा लास्ट क्लास में हमने आइंस्टीन की जो इक्वेशंस थी वो हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब वो जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन हमारी क्या आई थी बेटा, हमने लिखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, यहाँ लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसको हमने लिखा h म्यू माइनस म्यू नॉट। इस फॉर्मेट में हमने लिखा था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी वो बेसिकली ये फॉर्मेट उसका आया था। तो अब ये जो इक्वेशन है ये कैसे एक्सप्लेन करेगा किसको, बाकी जो हमने जो पहले जो पढ़े थे ना, आइंस्टीन से पहले वाली जो बातें पढ़ी उनको ये कैसे एक्सप्लेन करेगा उनको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो ज़्यादा होंगे, फोटो करंट ज़्यादा होगा पहले से। अब इन्होंने भी यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल उसी तरीके से डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि जब कोई लाइट गिरेगी तो इसने कहा कि लाइट जो है उसमें क्या एग्जिस्ट करेंगे, उसमें फोटोन्स एग्जिस्ट करेंगे। फोटोन्स क्या था, बेसिकली पैकेट ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पहले पढ़ा होगा कि पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो कहा कि वो एक फोटोन जो है ना वो क्या करेगा, वो एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। और जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप नंबर ऑफ फोटोन्स आपने बढ़ा दिए। तो जब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए तो अब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो इजेक्ट करेगा वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, वो भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से इन्होंने किसको किया एक्सप्लेन, इंटेंसिटी के इफेक्ट को, कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स आपने बढ़ा दिया इंसिडेंट रेडिएशन में, तो वो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी इजेक्ट आउट करेगा। तो ये पहला एक्सप्लेनेशन हुई। दूसरा था जो एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एक्सप्रेशन आया था k = h म्यू माइनस म्यू नॉट, तो बेटा अगर ये फ्रीक्वेंसी इस म्यू नॉट से कम हो जाए, है ना, इस फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से अगर कम हो गई तो उस केस में क्या होगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आपका आएगा वो एक्सप्रेशन कैसा आएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा ना, ये वाला एक्सप्रेशन छोटा अगर, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी विल बी नेगेटिव। अब नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि कोई इस यहाँ पे क्या नहीं हो रहा होगा, कोई किसी तरह का फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ से उसने कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन किया। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वो जो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे किया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो उस केस में हमने क्या लिखा कि भी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसको हमने कैसे लिख दिया, हाफ ऑफ m v max स्क्वायर। और भाई ये एनर्जी जो है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का आप लाइट रे इंसिडेंट करेंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का वो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। तो देखो हमने क्या लिखा, मोर ओवर द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी इंक्रीजेज ओनली द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स एंड नोट देयर एनर्जी, hence the maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of the intensity of incident radiation। तो कह रहे कि अब वो कह रहे कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना है, उनकी एनर्जी नहीं। अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी बेटा। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होंगे वो तो बढ़ जाएंगे, बट उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। लास्ट है बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग। तो क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन, है ना। फोटोन और जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में हम ये क्या मानते हैं कि किस तरह का कोलिजन है बेटा, ये इलास्टिक कोलिजन है। तो अब क्या होगा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए फोटोन बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल इज ए सिंगल इवेंट विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन वन लम्प इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस।
है ना। वो क्या करेगा कि एक ही बार में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे नहीं करेगा, धीरे धीरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। लेट अस से कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 1 जूल ऑफ अमाउंट एनर्जी चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा कि वो 0.8 एनर्जी मिली तो 0.8 को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर 0.9। एक्चुअल में जब 1 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी तो जैसे वो एनर्जी मिली वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और वहां से क्या कर जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर कोई टाइम लैग नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई टाइम लैग नहीं होगा। तो इसने सारी बातों को, जो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी, इन्होंने जितनी भी बातें थी सबके सबको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं बेटा पार्टिकल नेचर की, है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखो चैप्टर का नाम ये कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, यानी कि जो मैटर जो है वो वेव की तरह वेव बिहेवियर होगा उनका, और जो वेव है उसका पार्टिकल बिहेवियर भी होगा। ये हमने बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ अब आनी शुरू हुई है। नेक्स्ट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसको फोटोन की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली 1900 में जो प्लैंक है उन्होंने प्रपोज किया किसको, क्वांटाइजेशन ऑफ ईएम वेव को। उन्होंने कहा कि जो एनर्जी जो एग्जिस्ट करेगी ईएम वेव्स की, या आप लाइट की बात कर लें, वो बेटा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। उसने कहा स्मॉल क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, जिसको आपने क्या कहा, जिसको अब हम फोटोन कहने लग गए हैं। तो वो उसकी जो फोटोन की जो एनर्जी रहेगी E इज इक्वल टू एच म्यू, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये H बेटा यहां पे क्या चीज है, H इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। इस प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है बेटा वो रहती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और ये म्यू जो है आपका, म्यू आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो बेसिकली जो फोटोन की बात करें बेटा, ये फोटोन क्या चीज है, फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी। हर एक सिंगल फोटोन जो है वो एनर्जी अपने आप में रखेगा, और वो एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू के बराबर लिखी जाएगी बेटा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। तो देखो बेटा पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि फोटोन्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, photons travel in a straight line, in a straight line with the speed of light, with the speed of light that is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे और स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेवल करेंगे। सो बेसिकली क्या हो गया, फोटोन इज नॉट ए पार्टिकल बट इट्स ए पैकेट ऑफ एनर्जी। इट्स ए पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना, कोई पार्टिकल नेचर की बात नहीं हो रही है। इट्स नॉट ए मटेरियल पार्टिकल, नॉट ए मटेरियल पार्टिकल लिख लो, इट्स नॉट ए मटेरियल पार्टिकल बट इट्स ए पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगली बात देखो बेटा कि हमने लिखा कि जो फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज रिटन एज E इज इक्वल टू एच म्यू, यानी कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी
वो बेटा सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप किसी भी मीडियम में चले जाओ फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है कभी भी। एक बार कोई भी वेव जनरेट हो गई है बेटा तो उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। हाँ, वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज with the change in medium, speed and wavelength changes with medium। तो भाई फ्रीक्वेंसी अगर नहीं बदलती इसका मतलब ये भी हो गया कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो हर मीडियम में क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन्स सेम इन ऑल मीडियम। कारण क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो बेटा कि फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और भाई जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उस केस में उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कोई इसी तरह का डिफ्लेक्शन ये शो नहीं करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन आ गया या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई डिफ्लेक्शन आया। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज फोटोन इज ए मोमेंटम पार्टिकल, its rest mass is 0। मोमेंटम पार्टिकल का मतलब क्या है बेटा कि इसके पास हमेशा मोमेंटम रहेगा। अगर मोमेंटम नहीं है इसके पास, ये पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मोमेंटम रहने के लिए दो बातें हैं, एक मास और एक वेलोसिटी। तो यानी कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे हो गया बेटा, v उसका 0 हो गया, तो v 0 तो मोमेंटम 0, मोमेंटम 0 का मतलब फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जो यानी कि फोटोन का अकेला मास डिफाइन करना कुछ गलत सा है। हाँ, ऑल्दो हम करेंगे इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे, बट अकेला मास की बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि फोटोन जो है वो मोमेंटम पार्टिकल है। अगर उसका जो रेस्ट मास है, माने कि कभी वो रेस्ट पे रहेगा, तो हम कह देंगे कि फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो हमेशा आपको ट्रैवल करता हुआ ही मिलेगा। तो अब यहां पे बात करें कि इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन। तो इक्विवेलेंट मास देखो कैसे लिखे, हम एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं बेटा, आप उसको E इक्वल टू क्या लिख सकते हो, mc² लिख सकते हो। ये जो mc² जो है ये तो पार्टिकल के लिए लिखा जाता है और मास भी पार्टिकल के लिए डिफाइन है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा कि अगर ये पार्टिकल होता तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होता। तो ये एनर्जी मैंने किसकी लिख दी बेटा, ये पार्टिकल वाले फॉर्म से लिख दी। और ये जो अपना फोटोन है इसकी एनर्जी तो hν है। तो अब आप यहाँ से देखो कैसे लिख सकते हो कि m इज इक्वल टू hν को बेटा क्या लिख दो, c/λ, और ये c² आ गया भाई। तो बेटा ये यहाँ से c/λ आ गया, और ये बेटा आपका क्या आ गया, ये आ गया h/λc। ये फॉर्मेट आ गया आपके पास, h/λc, ये फॉर्मेट आ गया आपके पास, ठीक है। या फिर आप इसको इसी फॉर्म में लिखे रहने दो,
ये जो फॉर्मेट आपने लिखी थी h म्यू बाई सी स्क्वायर, यहाँ से भी आप लिख सकते हो इसको। तो ये इसका इक्विवेलेंट मास आ गया फोटोन का। अब हमने बात की थी कि जो मोमेंटम पार्टिकल है तो बेटा इसका मोमेंटम भी पता लगाना पड़ेगा कि कितना मोमेंटम है। मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो भाई मोमेंटम को P से लिखेंगे हम। P इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे मोमेंटम को, m इंटू वी। कैसे लिखा जाएगा, m इंटू वी। और जो इसकी जो स्पीड है वो किसके बराबर है, वो c के बराबर है। सो m इंटू सी। इसका मास इक्विवेलेंट अभी हमने कैलकुलेट किया बेटा, देखो क्या, h म्यू बाय सी स्क्वायर इंटू सी। तो बेटा ये क्या बन गया, h म्यू बाय सी, ये बच गया। और म्यू बाय सी को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा की फॉर्मेट में लिख लो बेटा आप, h इंटू म्यू बाय सी इट इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। ये फॉर्मेट आ गया आपके पास। तो ये जो है मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। दिस इज मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। फोटोन का मोमेंटम किसके बराबर आ गया, h बाय लैम्डा की फॉर्म में आ गया। अच्छा, इसको एनर्जी के टर्म्स में भी लेके आ सकते हो, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के टर्म में कैसे लेकर के आओगे, देखो जरा आप एनर्जी को कैसे लिखते हो बेटा, E इज इक्वल टू एच म्यू, और म्यू को कैसे लिख दो, C बाई लेमडा। तो अब आप देखो कि ये h बाई लेमडा, ये क्या बन गया आपका, h बाई लेमडा, यहाँ पे ये आपका बन गया मोमेंटम। तो P इंटू सी, तो मोमेंटम इज इक्वल टू बेटा क्या लिख दोगे आप, E बाई सी। ये एनर्जी की टर्म्स में आ गया। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू E बाई सी। ये आपका मोमेंटम आ गया। अगली बात बेटा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of photons। जितने ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ही ज़्यादा फोटॉन्स एग्जिस्ट करेंगे बेटा। जितनी कम इंटेंसिटी होगी उतने कम फोटॉन्स उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर, या लाइट रेडिएशन जो है उसमें उतने ही कम एग्जिस्ट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत बार क्वेश्चन सिर्फ इसी एक लाइन पे पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो अगली प्रॉपर्टी है इसकी बेटा, कि आप देखो कि हम पहले वाली क्लासेस में बात कर चुके हैं कि जो कॉलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का, तो बेसिकली किस किस का ये कॉलिजन होने लग रहा है, एक बेसिकली वेव पार्टिकल का और एक जो पार्टिकल नेचर है जिसका मैटर पार्टिकल है उसका, इन दोनों का ना। तो ड्यूरिंग द कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन क्या क्या होगा, देखो पहली बात तो ये कि ये जो कॉलिजन होगा ये इलास्टिक कॉलिजन होगा। पहली बात, ये जो कॉलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक, 100% इलास्टिक कॉलिजन है बेटा। दूसरी बात कि यहाँ पे टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है बेटा। कॉलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन जो चीज कंजर्व नहीं है वो क्या चीज, नंबर ऑफ फोटॉन्स may or may not remains constant। यानी कि बेटा जब ये कॉलिजन जब होगा तो इस दौरान क्या हो सकता है, या तो नंबर ऑफ फोटॉन्स घट सकते हैं या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ भी सकते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स
नंबर ऑफ फोटॉन्स मे इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग दिस कॉलिजन। ये कंजर्व रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो टोटल एनर्जी है और जो टोटल मोमेंटम है बेटा आपका, वो आपका क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। तो ये बेसिकली फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो फोटोन जो पार्टिकल है वो क्या क्या एनर्जी, कितनी पावर वो एमिट करता है, इस सब के बारे में हम करेंगे। तो आप ये सब नोट कर लें, उनको याद रखें। थैंक यू।